Ola Electric is now the globe's biggest electric two-wheeler maker and the fourth largest EV company by revenue. 2024 में ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का नंबर 1 ईवी ब्रांड था। Bhavish Aggarwal's Ola Electric, India's largest pure-play EV company, on Friday announced the sales and registrations for October 2024. 35% का मार्केट शेयर, अप्रॉक्स 40,000 करोड़ का मार्केट कैप और करोड़ों की फंडिंग। पर सिर्फ और सिर्फ उसके 1 साल बाद ही एक कंपनी जो एक टाइम पे मार्केट लीडर थी, आज वो अपने ही कॉम्पिटिटर से हार रही है। और आज हम इसी को देखने वाले हैं कि ओला इलेक्ट्रिक से ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से वो गिरती चली गई, और हम इससे क्या क्या बिजनेस नॉलेज ले सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। 2017 में एक बंदा भाविश अग्रवाल, जिसको लोग उसकी बातों पे बोलते थे कि ये पागल है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया था जिसको उस समय कोई नहीं समझ पाता था। वो कहता था कि मैं इंडिया की सड़कों पे पेट्रोल और डीजल इंजन को हटा दूंगा। सोचो ये 2017 में सुनने में कैसा लगता रहा होगा, जब इंडिया में ईवी मार्केट जीरो था, जब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम सुन के हंसते थे, जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नामो निशान नहीं था। पर इस बंदे ने कहा कि मैं आईसीई इंजन का एंड कर दूंगा। अब सोचो कि अगर तुम उस समय भाविश से मिले होते तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही सवाल होता कि भाई इसे बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में करेगा कैसे। और भाविश ने जवाब दिया अपने एक्शन से। वो जाता है तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक वाराणसी जगह जो प्रैक्टिकली एक जंगल था, और उन्होंने वहां बनाया द फ्यूचर फैक्ट्री। 500 एकड़ जमीन, 300 से 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट, यानी रफली 2700 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये भाविश का मैनिफेस्टो था। इस फैक्ट्री को डिजाइन किया गया था 1 मिलियन व्हीकल पर ईयर प्रोड्यूस करने के लिए। और जब ये फैक्ट्री बनी तो मीडिया ने बताया कि ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और फिर वो वक्त आया जिसका भाविश को इंतजार था। 2023 से 24 ये ओला का गोल्डन एरा था। एक के बाद एक स्कूटर बिकने लगे। लोग ओला के स्कूटर के लिए महीनों पहले वेट लिस्ट में अपना नाम डालने शुरू कर दिए। और मार्केट शेयर की तो बात ही मत करो, 35%, 40% और कभी कभी तो 50% तक चला गया था। मतलब इंडिया में हर 2 में से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बिकता था वो ओला का ही होता था। और कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन ओला के सामने वो ऐसे लगते थे जैसे मोहल्ले की लोकल दुकान और सामने खुला हो अमेज़न। एथर थी लेकिन छोटी थी, टीवीएस थी लेकिन ईवी में अभी सीरियस नहीं हुई थी, बजाज भी थी लेकिन वो गेम में ही लेट आई। ओला का उस समय राज था। और फिर आया 2024 और इस साल भाविश ने वो किया जो हर एक सक्सेसफुल फाउंडर करना चाहता है। उसने किया अपनी कंपनी को पब्लिक और आईपीओ लॉन्च किया। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ मार्केट में आया। इशू साइज था 6145 करोड़। और इन्वेस्टर्स ने क्या किया भाई, उन्होंने भर के अप्लाई किया। आईपीओ अप्रॉक्स 4.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। मतलब लोग इतने पैसे लेकर बैठे थे ओला में इन्वेस्ट करने के लिए कि शेयर्स की डिमांड सप्लाई से लगभग 4.5 गुना ज्यादा थी। 550 करोड़ रुपए ओला के हाथ में आ गए। और भाविश अग्रवाल जो 2017 में लोगों के अकॉर्डिंग पागल बंदा था, वो बन गया इंडिया का ईवी रिवॉल्यूशन का बादशाह। मीडिया उसे ऐसे कवर करने लगी जैसे वो रॉक स्टार हो। इन्वेस्टर्स उसके विजन पर आंख बंद करके पैसा डालने लगे। और कस्टमर तो उसे अपना हीरो मानते थे। सीधा सीधा बोलूं तो ये वो मूवमेंट था जब लगता था कि भाविश का सपना सच हो गया। एक बंदा, एक विजन, एक फैक्ट्री और एक एम्पायर, इंडिया का ईवी किंग। लेकिन तुम लोग ये जानते हो ना कि हिस्ट्री में जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी कहानी सिर्फ राइज पे ही खत्म नहीं होती। असली स्टोरी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होते हो तो तुम एक चीज देखना बंद कर देते हो, वो है नीचे देखना। जहां ओला एक समय पर राजा बन के बैठा था ना, आज उसकी हालत ऐसी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका जवाब सोचो। वो क्या चीज है जो एक एम्पायर को तोड़ देता है? शायद तुम्हारा जवाब हो
होगा कोई बड़ा कॉम्पिटिटर, कोई गवर्नमेंट, कोई ग्लोबल रिसेशन, बट ओला के केस में इनमें से कुछ नहीं था। ओला को तोड़ने के लिए बाहर से कोई नहीं आया था, ओला ने खुद को ही तोड़ लिया। और ये स्टोरी इतनी नॉलेजेबल है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको सिर्फ सुनो ना, तुम इसको फील करो, क्योंकि ये सिर्फ ओला की स्टोरी नहीं, ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो सक्सेस मिलने के बाद बेसिक्स भूल जाता है। तो ओला की पहली गलती थी द सर्विस डिजास्टर। इमेजिन करो तुमने अपनी मेहनत की कमाई से 1 लाख रुपए खर्चे, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया और तुम बहुत एक्साइटेड हो। तुमने उसे अपने दोस्त को दिखाया, अपनी फैमिली को दिखाया और बाकी लोगों को भी दिखाया, पर वो स्कूटर कुछ दिन में ही खराब हो गया। फिर तुम सर्विस सेंटर पर जाते हो और वहां तुम देखते हो गाड़ियां ही गाड़ियां, एक के ऊपर एक गाड़ियां पड़ी हुई हैं। महीनों से उसको किसी ने छुआ तक नहीं है और तुम पूछते हो कि भाई मेरी गाड़ी कब तक ठीक होगी। जवाब मिलता है सर 2 से 3 हफ्ते और। तुम्हारा 1 लाख रुपए का स्कूटर सर्विस सेंटर की पार्किंग में धूल खा रहा है। और तब ये ऐसा 1-2 केस नहीं था, CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास 1 साल में 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई, वो भी सिर्फ ओला के अगेंस्ट। 10,000 सर्विस डिलेज, रिफ्यूज्ड डिस्प्यूट, मिसलीडिंग एड्स, अनरिजॉल्व्ड इशू। और भावेश अग्रवाल ने बार बार कहा सर्विस इश्यूज आर बिहाइंड अस, लेकिन सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स बंद नहीं हुई। सर्विस सेंटर पे गाड़ियां पार्क होती रही और कस्टमर्स ने वो किया जो हर एक डिसअपॉइंटेड कस्टमर करता है, उन्होंने दूसरी कंपनी को चूज कर लिया। क्योंकि तुम प्रोडक्ट को एक बार तो बेच सकते हो, लेकिन कस्टमर वापस तभी आएगा जब तुम उसकी केयर करो। और ओला ने प्रोडक्ट तो बेच लिया, लेकिन वो केयर करना भूल गया। और ओला की दूसरी गलती थी इनोवेटिव स्पीड। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजी समझना जरूरी है। भावेश अग्रवाल एक विजनरी इंसान थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विजनरी लोगों के साथ एक किस्म का डेंजर भी होता है, वो होता है एग्जीक्यूशन का ओवर कॉन्फिडेंस। भावेश का मॉडल था जल्दी स्केल करो और प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करो, फ्यूचर फैक्ट्री पहले बनाओ और क्वालिटी सिस्टम बाद में, कस्टमर को स्कूटर पहले बेचो और आफ्टर सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनाओ, मार्केट शेयर पहले ले लो और प्रॉफिटेबिलिटी बाद में ढूंढो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज काम नहीं किया, शॉर्ट टर्म में इसने काम भी किया। मार्केट शेयर 50% पहुंच गया क्योंकि वो बाकियों से फास्ट थे। लेकिन जब फिर क्वालिटी का कंसर्न आया, जब स्कूटर में इश्यूज आए, जब कस्टमर सर्विस मांगने लगे, तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थे। यानी सिर्फ शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि उस ग्रोथ को मेंटेन करना लॉन्ग टर्म के लिए ये समझदारी की बात है, जो कि ओला ने नहीं किया। और ओला की तीसरी गलती थी ओवर प्रोमिसेस। भावेश प्रॉमिस तो बहुत सारी चीजों को कर देते थे, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते थे। ओला का S1 स्कूटर महीनों बाद डिलीवर होता था, रोडस्टर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 6 महीने लेट हुई, गीगा फैक्ट्री डेडलाइन पर डेडलाइन मिस करती रही। पर इसके बाद भी भावेश बार बार स्टेज पर आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और बोल्ड अनाउंसमेंट करते कि ये होगा वो होगा, और फिर होता कुछ नहीं था। ये सब देखकर तो पहले इन्वेस्टर्स ने सोचा कि स्टार्टअप है, स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम होती है, और कस्टमर्स ने भी सोचा कि चलो एक बार और देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं बदला। और जब पैटर्न बन जाता है बार बार कुछ ना होने का, तो लोग डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और जब लोग तुमसे डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करने लगे, तो वही दिन तुम्हारी कंपनी का सबसे खतरनाक दिन होता है। और ओला की चौथी गलती थी द फैक्ट्री पैराडॉक्स। अब मैं तुमको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि सुनने में तो तुमको कॉमेडी लगेगी, पर रियलिटी में वो एक ट्रेजेडी है। तो भावेश ने जो बनाई थी फ्यूचर फैक्ट्री, 1 मिलियन व्हीकल पर ईयर कैपेसिटी, यानी 10 लाख गाड़ियां 1 साल में बनाने वाली। ये सोच के ही आंखें चमक जाती है ना कि इतनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ 1 साल में। लेकिन रुको, अब ये सोचो कि 3rd क्वार्टर ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर में इस फैक्ट्री ने कितनी गाड़ियां डिलीवर की होगी। 5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख वो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 32,680 गाड़ियां। एक फैक्ट्री जो 10 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस करने के लिए बनी थी, वो डिलीवर कर रही है सिर्फ 32,000 गाड़ियां। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियली डिवास्टेटिंग है। क्योंकि जब फैक्ट्री चलती है ना, तो चाहे एक गाड़ी बने चाहे 10 लाख, बिजली का बिल फिक्स्ड जाता है, वर्कर की पेमेंट फिक्स्ड जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी फिक्स्ड होती है। और सिर्फ यही सब मिलाकर 5,300 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके थे ओला में। पर वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो फ्यूचर डिमांड की एजम्पशन पे हुआ था, और डिमांड आ ही नहीं रही, तो फैक्ट्री खाली पड़ी थी। एक बिजनेस लेसन यहाँ भी छुपा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड साथ साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे से पहले नहीं, वरना यही हाल होता है। और ओला की 5वीं गलती थी द पैनिक पिवट, और शायद ये सबसे दर्दनाक गलती थी। क्योंकि आप एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम्हारी कंपनी का शेयर 35% से 6% पर आकर गिर गया है, तुम्हारा स्टॉक 60% गिर गया है, रेवेन्यू आधा हो गया है, इन्वेस्टर फंडिंग देने से मना कर रहे हैं, तो तुम इस कंडीशन में क्या करोगे? तो ज्यादातर समझदार लोग ये बोलेंगे
तरीके की कोर प्रॉब्लम को फिक्स करो, सर्विसेज ठीक करो, कस्टमर ट्रस्ट रीबिल्ड करो और कंपनी को रिवाइव करने पर फोकस करो। लेकिन वहीं यहाँ भाविश ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। नाम रखा ओला शक्ति होम बैटरी स्टोरेज। मतलब स्कूटर तो नहीं बिक रहा तो घर में बैटरी ही रख लो। और एक्सपर्ट्स और ब्लूमबर्ग का कहना है कि ओला को नए इन्वेस्टर्स और पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझकर नए प्रोडक्ट्स को अनाउंस कर रहा है ताकि उनकी गलतियों और प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। ओला का पुराना रिकॉर्ड खराब है, S1 लेट, रोडस्टर लेट और अब शक्ति की डिलीवरी भी गीगा फैक्ट्री पे डिपेंड करती है। हाँ, वही फैक्ट्री जो अपनी डेडलाइन पे डेडलाइन मिस करती जा रही है। तो आखिर ये भी प्रोडक्ट टाइम पे कैसे आएगा? इसका मतलब कि ओला अपनी असली प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय वो डर के दूसरे बिजनेस की तरफ भाग रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं रहा, सब लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही है। शुरू में ओला का विजन बहुत बड़ा था और उसका IPO भी हिट था, पर उसने जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में अपनी सर्विस को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। और अब जब पुराना बिजनेस फेल हो रहा है तो वो अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय एक नए रास्ते पे ही चलना शुरू कर रहे हैं। तो ये थी ओला की कहानी, एक बंदा, एक विजन और एक एम्पायर, और फिर खुद की ही गलतियों से एक गिरावट। अब मैं तुमको ऐसे 5 बिजनेस लेसन्स बताने वाला हूँ जो कि इस स्टोरी से निकल कर आते हैं। पहला लेसन, प्रोडक्ट बेचो लेकिन सर्विस मत भूलो। कस्टमर एक बार तो तुम्हारा विजन देखकर प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन वो वापस तभी आएगा जब तुम उसकी केयर करोगे। और ओला ने अपना स्कूटर तो बेच लिया लेकिन वो केयर करना भूल गया। दूसरा लेसन, स्पीड जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा फाउंडेशन जरूरी है। जल्दी स्केल करना बहुत बड़ी बात है लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के करना वो एक क्रैश है। तीसरा है, एक टूटा प्रॉमिस तुम्हारी 100 अच्छी बातों को बर्बाद कर सकता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं लेकिन उसे टूटने में 1 मिनट भी नहीं लगता। चौथा चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड साथ साथ बढ़ते हैं, पहले फैक्ट्री बाद में कस्टमर, ये इक्वेशन कभी काम नहीं आती। और लास्ट 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, मुश्किल वक्त में नए प्रोडक्ट को नहीं, पुरानी गलतियों को ठीक करो। भागना तो इजी होता है लेकिन प्रॉब्लम से भागना उसे और बड़ा कर देता है। और ओला अगर अभी भी रिकवर करना चाहे तो वो रिकवर कर सकता है अगर वो इन बेसिक चीजों पर वापस आए तो। लेकिन ये तभी होगा जब वो डर के नए अनाउंसमेंट करना बंद करें और ऑनेस्टली अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें। और ये लेसन सिर्फ ओला के लिए ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए, हर उस इंसान के लिए है जो या तो बिजनेस कर रहा है या फिर करना चाहता है। सक्सेस मिलने के बाद बेसिक्स कभी मत भूलना। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर इस वीडियो के थ्रू तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए और भी वैल्यूएबल नॉलेज ला पाऊं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।